नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, अभी जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगी थी पटना हाई कोर्ट से। उसके बाद से कल जाकर इस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था। आपने देखा किस प्रकार से जो करोल हैं उन्होंने इससे अपना साइडलाइन लेते हुए एकदम साइड हो गए। उसके 2 जजों की बेंच आज इस पर सुनवाई भी होनी थी। आपको बता दें कि इस पर महाधिवक्ता पीके शाही ने भी बिहार की तरफ से अपना बयान दिया था और उसके बाद से कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा था कि घड़ियालों की गिनती तो हो जाती है, लेकिन अगर अति पिछड़ा समाज या फिर वंचित समाजों की अगर गिनती हो तो उसमें क्यों नहीं हो पाती है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी देश के ओबीसी जानवरों से भी बदतर मानती है। इस कुल बातों को लेकर, इनके ट्वीट को लेकर आज हम जानेंगे राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी से कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सच है कि जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित है, जो शोषित है, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। चूँकि 1931 के बाद जो गणना होनी चाहिए थी, जातीय गणना, वो नहीं हुई और 2011 में हुई भी तो उसके रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने बाहर नहीं आने दिया और कहा कि करप्ट कर गया है डाटा। इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है, पिछड़ों के साथ हकमारी का, अति पिछड़ों के साथ हकमारी का, वंचितों शोषितों को अधिकार नहीं देने का, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चूँकि जातीय जनगणना होने के बाद स्पष्ट रूप से सारे बात सामने आ जाते हैं कि जिनकी जितनी संख्या उनकी उतनी हिस्सेदारी, और साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाता कि जिनको हम हक और अधिकार देना चाहते हैं उनकी संख्या कितनी है, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, उनका सामाजिक स्थिति क्या है। कोई डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण अंदाज से ही सारे मामले तय किए जा रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और चूँकि जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था, उसमें भी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन था कि जातीय जनगणना होना आवश्यक है, जिससे कि सारे जातियों की स्थिति या परिस्थिति समझ में आ जाए और उसी हिसाब से जो परिसीमन है वो उसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। लेकिन सरकार के स्तर से कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातीय जनगणना होने का एक माहौल बना था और जिस तरह से लोगों के बीच अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया गया राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में बार बार आंदोलन किया और आंदोलन का परिणाम है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस मामले में राष्ट्रीय स्तर तक इसको मुद्दा बनाने में सफल रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार का डेलीगेट्स माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिला था। उसमें स्पष्ट रूप से सारी बातों से अवगत कराया गया था। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस मामले पर पहले सहमति देते हैं, बाद में मतलब कहीं ना कहीं उससे इनकार करते हैं, इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर चल रही है। आरएसएस का जो बंच ऑफ थर्ड की नीति है कि वंचितों शोषितों को उसके अधिकार से वंचित रखा जाए, वो नीति कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से लागू की जा रही है, जिस कारण सभी जो जानवर होते हैं, जो इंसान में भी अनुसूचित जाति जनजाति की गिनती होती है, धर्म के आधार पर भी गिनती होती है, लेकिन जात के आधार पर गिनती से क्यों एतराज़ है। और उसी के कारण 2021 में जनगणना होनी थी। 2021 के बाद जनगणना कराने के लिए और उसमें भी जातीय जनगणना कराने के लिए जो दबाव बना, उसके कारण केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना कराने से भी इनकार कर दिया। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच कहाँ पहुँच गई है। अब भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वसम्मति से बैठक हुआ उसमें प्रस्ताव को समर्थन दिया और कहा कि बिहार में जातीय गणना जो हो रही है उसको कराना चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार से भी सहमति ली गई, माननीय प्रधानमंत्री ने भी सहमति दी और सारे लोगों की सहमति उपरांत बिहार में जातीय गणना कराई जा रही थी। 80% से अधिक मामले सामने आ गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपने ही लोगों को भेज करके कहीं ना कहीं इस मामले को कोर्ट और कोर्ट के मामले से इसको लिटिगेशन में ले जाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी सोच है। भाजपा तो आज भी कहती है कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं थे। बिहार के भाजपा के जो लोग भी कहते हैं
दूसरा बात कि जो आपने गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट का जिक्र करा, उसमें इसमें आरएसएस की नीति कहाँ से आ गई? इसे तो जातीय जनगणना की बात चल रही देखिए, है। आरएसएस की नीति इस कारण से आई है कि आरएसएस को पता है कि जिस दिन जाति को पता चल जाएगा कि हमारा क्या संख्या है, उस दिन से इनका जो राजनीति है और जो इनके राजनीति का सोच है कि धर्म के आधार पर हम देश को और देश के अंदर अपनी राजनीतिक थ्योरी को आगे चलाते चले, तो उसमें उनको रुकावट हो जाएगी। इसीलिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आरएसएस के इशारे पर ये समझने की आवश्यकता है। आरएसएस तो कभी ये नहीं कहती है कि मुसलमानों को कुछ गलत बोलती हुई नजर आती है, वो तो सिर्फ हिंदू एकता की बात। भाई, आरएसएस क्या गलत करती है, ये आप पूरा उसका बंच ऑफ थॉट पढ़ेंगे ना, समझ में आ जाएगा। पूरी नीति और पूरी सोच स्पष्ट है कि वो किसके प्रति क्या सोच रखती है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान चलता है। देखिए, आरएसएस डायरेक्ट अपना कुछ एक्शन प्लान नहीं करती है। आरएसएस के अनुवांशिक संगठन है, उसके माध्यम से सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और ये कार्यक्रम बताने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है उसको चकनाचूर करने के लिए इस तरह का जो इनका सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। याचिकाकर्ताओं का ऐसा दलील था कि जो सेंसेक्स होता है उसका कराने का जो हक है वो केंद्र सरकार के पास ही है, ये राज्य सरकार कैसे करा रही है? याचिकाकर्ता को जानकारी का अभाव या उन्होंने जानबूझ करके इस मामले को लिटिगेशन में जाने के लिए इस तरह का ही किया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जातीय गणना हो रही है, सर्वे हो रहा है, यहाँ पर जातीय जनगणना नहीं हो रही है। जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ये तो हम लोग बार बार कह रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई मामला नहीं जाएगा। भारत सरकार घोषणा कर दे, अभी घोषणा कर दे कि हम जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी ही समझ है तो वो घोषणा करवा दे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हम अमुक तारीख से देश स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे। जनगणना के साथ कहीं कोई मामला नहीं रह जाएगा। अगर उनमें ईमानदारी है, कहीं ना कहीं उनकी सोच है कि जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित है, जो कमेरे वर्ग है, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए, तो उनके लिए घोषणा करने में उनको देरी क्यों? इससे ही समझ में आता है कि उनकी सोच क्या है। जातीय जनगणना ही हम शुरू से सुनते हुए आए और अखबारों में पढ़ते हुए आए। कहीं किसी भी राजनेता जो बिहार के हैं उनका ये जातीय सर्वेक्षण का मामला सामने नहीं आया था, लेकिन जब 4 मई को इस पर अंतरिम रोक लगा उसके बाद ये दलील दिया गया कि जातीय सर्वेक्षण है, जातीय जनगणना। देखिए, जो बिहार सरकार का गजट निकला है, जो बिहार सरकार का सर्कुलर निकला है, उसमें स्पष्ट है। और जो सर्वे हो रहा था, जो गणना हो रहा था, उन कर्मियों से भी आप पता करवा सकते हैं कि यहाँ पर सर्वे का काम हो रहा था, गणना का कार्य हो रहा था, यहाँ पर जनगणना का कार्य नहीं हो रहा था। जनगणना स्टेट का कहीं मामला नहीं है, जनगणना राष्ट्रीय स्तर का मामला है, ये सबको पता है। इसलिए बिहार सरकार ने जातीय गणना कराने का जो फैसला लिया था उसमें सबकी सहमति थी, सभी दल शामिल थे। लेकिन कोई अंदर खाने विरोध कर रहे हैं, कोई बाहर से विरोध कर रहे हैं, सब लोग स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे। समय आने दीजिए, सबका पता चल जाएगा। सत्य पराजित नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। तो ये पटना हाई कोर्ट में इस पर रोक ही क्यों लगा दिया जब ये गलत ही नहीं था? रोक नहीं लगाया, रोक नहीं लगाया, सारे मामले को देखने का काम करेंगे। वो कहे हैं कि हम जो सर्वे आप करा रहे हैं, बिहार सरकार को कहा कि जनगणना कराने का अधिकार आपको नहीं है, तत्काल मैं रोक लगाता हूँ। तो बिहार सरकार की दलील आई कि हम जनगणना नहीं, हम गणना करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। तो उसने कहा कि हम सारे मामले को देखने के बाद इस पर स्पष्ट अपना फैसला देंगे और वो 3 तारीख को सुनवाई करेंगे। 3 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो स्पष्ट रूप से सारे मामले सामने आ जाएंगे। तो अभी आपने सुना राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी को कि किस प्रकार से जो जातीय जनगणना पे फैसला सामने आया और ऊपर से आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, दो जजों की बेंच जो इस पर सुनवाई करने वाली है, उस पर इन्होंने अपनी बातें सामने रखी। सरल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।